एक अच्छा दिखने वाला समता समिति का प्रावधान भाजपा की साजिश की भेंट चढ़ गया। इसकी हड़बड़ी इसलिए भी साबित होती है कि आपने इतना कमजोर नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने न तो भेदभाव के प्रकार बताए, न तो कमेटी में कौन होगा उसकी शर्तें बताई, न तो उसके प्रोसीजर को पूरा बताया ताकि एक तबके को कंफ्यूजन या वो सड़क पे उतरे। फिर उसके बाद आप कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपने दस्तावेज को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हुए और कहे कि भारत सरकार का बनाया दस्तावेज है, आप इसे रोकिए मत, आप हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, एक हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर जो आप कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे देंगे। जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे वो कहां हैं? कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, कथा सुनाने वाले कहां हैं? क्या दलित पिछड़े आदिवासी हिंदू नहीं है उनकी नजर में? सबसे भाई SC ST का दमन बढ़ रहा है, ये बात कमेटी यूजीसी 2007 में बताई गई। 2012 में यूजीसी ने खुद एक कमेटी बना दी। उसके बाद रोहित वेमुला का हुआ, उस समय उसकी सांसानिक हत्या हुई। फिर उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी 2019, दर्शन सोलंकी 2023, घटनाएं बढ़ती गई। सरकार ने इस देश को बताया कि इस देश के कैंपसेस में SC ST OBC के साथ एट्रोसिटी 118% बढ़ गई। तो ये भारत सरकार कह रही है कि जाति के नाम पर SC ST OBC के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां गई तो उस पिटीशन पर 15 जनवरी तक सरकार को कोर्ट ने कहा था, और ये जो मौजूदा CJI हैं ये भी उस बेंच में थे। इन्होंने कोर्ट ने कहा कि 2012 का UGC रेगुलेशन कारगर नहीं है, आप और सख्त नियम बनाइए। और 15 जनवरी उसकी डेट थी, और इस गजट नोटिफिकेशन पे डेट क्या लिखी हुई है? 13 जनवरी। हड़बड़ी में बनाया गया। कोर्ट में जाकर के क्योंकि कोर्ट सख्त हो रहा था, पूछ रहा था कि भाई आपने अब तक क्या कदम उठाए ये बताइए। तो ये साजिश रची गई। एक अच्छा दिखने वाला समता समिति का प्रावधान भाजपा की साजिश की भेंट चढ़ गया। पहला उदाहरण मैंने दिया कि जाति जनगणना से मुद्दा भटका दो, क्योंकि अगर जाति जनगणना इस देश में हुई रहती तो आंकड़ों पर बात होती ना, धारणाओं पर नहीं ना होती कि किसके खिलाफ कौन है, कौन विश्वविद्यालय में बैठा है, कौन जुडिशरी में है, कौन मीडिया में है, आंकड़े देश को पता नहीं। अब एक आखिरी बात कि इसकी हड़बड़ी इसलिए भी साबित होती है कि आपने इतना कमजोर नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने न तो भेदभाव के प्रकार बताए, न तो कमेटी में कौन होगा उसकी शर्तें बताई, न तो उसके प्रोसीजर को पूरा बताया ताकि एक तबके को कंफ्यूजन या वो सड़क पे उतरे। फिर उसके बाद आप कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपने दस्तावेज को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हुए और कहे कि भारत सरकार का बनाया दस्तावेज है, आप इसे रोकिए मत, आप हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, एक हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर जो आप कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे देंगे। 10 दिन आंदोलन होता रहा, भारत सरकार ने क्यों नहीं सफाई दी? यूजीसी ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो भी मतभेद थे वो दूर किए? ये साजिश थी और साजिश कामयाब हो गई। एक तरफ एक तबके को लड़ा दो, उसके बाद दूसरे को उकसा दो। बीजेपी यही चाह रही है, इसलिए इस साजिश को हम बेनकाब। आपका कहना है कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ सरकार है, उनकी जो कमेटी है जो बनाई गई थी वो जिम्मेदार है, और सुप्रीम कोर्ट जिस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पहली हियरिंग में बिना दूसरे पक्ष को सुने उन्होंने स्टे दे दिया, उनकी भूमिका कितनी है सर? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार इसमें दोषी न होती, सरकार साफ लिखती कि ये जो अधिनियम है, अभी तो इस पर कितने सवाल पूछे जाने थे कि ये केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर लागू हुआ है, ये IIT IIM पर लागू नहीं होगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट पर लागू नहीं होगा, और तमाम केंद्र सरकार के जो एक्ट से बने हुए हैं संसद से उन पर लागू नहीं होगा। तो दर्शन सोलंकी तो IIT का लड़का था, पायल तड़वी तो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, सबने हो रहा है, तो एक तो ये अधूरा था। अगर सरकार की मंशा न्याय देने की होती तो अगर उसने जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई 5वें पॉइंट में भेदभाव में सबको शामिल कर लिया, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, दिव्यांगता, तो तीसरे क्लॉज में केवल जाति आधारित भेदभाव को लिखा। तो भाई एक एक क्लॉज सबके लिए लिख देना चाहिए था ना कि महिला के लिए उत्पीड़न भी होगा तो होगा। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि कितनी बड़ी साजिश रची गई। मैं 14 साल प्रोफेसर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस साजिश में क्या हुआ कि आपके पूरे विश्वविद्यालय में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है,
हर कैंपस में होती है। एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, एक प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, एक जो है कंप्लेंट कमेटी होती है। किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भी गड़बड़ होगा तो न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए एक अलग कमेटी बनती है ना, क्योंकि आप ये मानते हैं कि पुरुषों के वर्चस्व या झुकाव वाली कमेटियों में महिला को न्याय नहीं मिलेगा। तो वुमेन सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और उसके बाद जेंडर सेंसिटिव सेल, ये सारा बनता है ना। तो महिला की तरह ही इस देश में जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ये पाया गया कि जिन कमेटीज में उनके लोग नहीं होंगे वहां उनको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो उसके लिए 2012 का रेगुलेशन बना था। तो आपने माना था ना, तो आप क्यों नहीं इसको स्पष्ट किए? बीजेपी सरकार की साजिश थी। आप जाति आधारित भेदभाव को क्यों नहीं स्पष्ट करके देश को बताए कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी तीनों एक साथ लिखा है तो उसका अर्थ कतई नहीं है कि ओबीसी अगर शोषण करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पष्ट भी नहीं है। ये गवर्नमेंट की साजिश थी बीजेपी की। बीजेपी चाहती थी कि केओस परिस्थिति बन जाए। अगर इसमें क्लियर लिखा जाता कि शेड्यूल कास्ट बच्चे के साथ एक ओबीसी अगर भी जातिगत भेदभाव करेगा तो भी सजा पाएगा, जो कि इसका मतलब भी है। अगर एक अति पिछड़े के साथ एक पिछड़े समुदाय का व्यक्ति करेगा तो वो भी सजा पाएगा। आप महिला वाला क्लॉज अलग से जोड़ते और उसमें लिखते कि महिला के साथ कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कोई भी भेदभाव करेगा तो सजा मिलेगी। ये आपने इतना स्पष्ट बनाया ही इसलिए कि समाज में तनाव फैले, न्याय किसी को न मिले, समता किसी को न मिले। और एक बहुत बड़ी उम्मीद मंडल आंदोलन के बाद कि कैंपस कम से कम कास्ट न्यूट्रल हो, उसको बीजेपी ने अपनी साजिश से धराशायी कर दिया। रोहित वेमुला किसकी वजह से सांस्थानिक हत्या हुई, और आज भी देश के विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है वो तो बढ़ता है। मैंने प्रोफेसर की डायरी लिख करके बाकायदे ये बात बताई है। मैंने वो किताब रोहित वेमुला को समर्पित की थी। एक अच्छी मंशा से न्याय होने की बात होती है। जैसा आप कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा माहौल न बन जाए, जैसा आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर कितने तरह के जातिगत भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। चोटी कोई खींच ले रहा है, कोई जो है मुंह चखने पर मार रहा है, कोई भी है। भारत सरकार आंकड़े देती है, उत्तर प्रदेश जैसे इसमें नंबर 1 है एससी, एसटी, ओबीसी पर अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार में। तो जैसा आप कहाँ की बात कर रहे थे, जैसा आप कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, कैंपस हॉस्टल बनाने का प्रावधान कहाँ लिखा है इसमें बता दें। इसमें कहाँ पर लिखा था कि हॉस्टल बनाने का प्रावधान? और एक बात मैं बता दूं पूरे बहुजन समाज, जिस तर्क से कोर्ट में यह बात की गई कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का विरोध करता है, तो अगर ये रद्द हो गया न्यायपालिका में भी तो 2 महीने का समय है, सरकार देखना है क्या करेगी। कल को ये कह देंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी तो भेदभाव पर है, क्योंकि जाति के आधार पर सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि समानता केवल समान लोगों में हो सकती है, असमान लोगों के लिए समान नीति बनाना, असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। तो जो लॉजिक इसमें दिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह हो रहा है, तो अभी अंतरजातीय विवाह में पिछले 1 साल में आप देख लीजिए कितनी जगह पे ऑनर किलिंग हो गई। जो सब कहाँ करें, 5% से भी ज्यादा अंतरजातीय विवाह। एक सवाल राजनेताओं से भी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राजनेता ठेका लिए बैठे रहते हैं बहुजन समाज का, पीडब्ल्यूडी का, पीडीए का नारा दिया जाता है, इस तरीके के जो ठेकेदार बने बैठे रहते हैं, इस मामले पर उन्होंने क्यों चुप्पी साध ली है? और बड़ा ही सटल सा जवाब देकर वो निकल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हम उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, भेदभाव तो हुआ है जनरल के साथ। एक बात मैं चिंतित ज्यादा बड़ा इससे हूँ कि राजनेता का क्या है, देखिए भाई वो चुनाव लड़ने जाएगा, जनता उससे नाराज होगी, सबक सिखा देगी। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे वो कहाँ है? कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, कथा सुनाने वाले कहाँ हैं? जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, मतलब धर्म की कथा कहते हो तो उसमें आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलते हो? बोलते हैं ना वो लोग, पॉलिटिकल लोग हैं ना, कथावाचक तो है नहीं, वो सब बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं। वो सारे चुप क्यों हैं? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू नहीं है उनकी नजर में? तब तो भाई अच्छा है, देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी समझेंगे। वो जो गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया कि सनातन को बांटने की जो कोशिश उन्हीं सरकार कर रही थी, ये गिरिराज सिंह ने लिखा, ये उन्हीं सरकार कर रही थी सनातन को बांटने की। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी को उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि कौन उनके साथ है नहीं। पॉलिटिकल लोगों पर मेरी समझदारी केवल ये है कि 2 अप्रैल का भारत बंद जब आपने किया तो कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, एससी, एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के कमजोर किया गया था। और देखिएगा ये अगर हो गया ना तो उसके बाद फिर अगला कोई पिटीशन डालेगा, एससी, एसटी एक्ट भी कमजोर कराएगा, फिर अगला कोई कराएगा, आरक्षण भी कमजोर कराएगा, क्योंकि सब तो भेदभाव पर है। अब तो आप उकसा रहे हैं समाज की। मैं नहीं उकसा रहा हूँ, मैं लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई ये बात ऐसी नहीं करूंगा कि इस तरह की बात कोई हिंसा की बढ़ गई।